So let's start today Ohm's law. So according to Ohm's law, उसने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उस सर्किट के थ्रू उस मटेरियल या जो हमने कंडक्टिंग मटेरियल ले रखा है उसके थ्रू एक करंट फ्लो होती है, और ये जो करंट होती है इसकी वैल्यू ठीक उसी मैनर में चेंज होगी जिस मैनर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए। इसका मतलब अगर कोई एक सिंपल सर्किट बनाए, सिंपल सर्किट भी आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो 10th ग्रेड से, तो एक सिंपल अगर मैं सर्किट बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई कंडक्टर है ना, और जनरली इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं, वैसे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो ये कंडक्टर है और इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी अगर अप्लाई कर दी, बिल्कुल सिंपल सर्किट डायग्राम बना रहे, कोई स्विच वगैरह डायरेक्ट नहीं बना रहे, डायरेक्ट लिख रहे। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो उसके थ्रू अगर I करंट फ्लो हो रही है, तो देखा गया कि जैसे जैसे इसकी वैल्यूज को अगर V से 2V कर देंगे तो करंट भी I से 2I हो रही है। अगर यहाँ पर 3 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 3I हो जाएगी, यानी कि सेम मैनर के अंदर ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। अगर 5 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पे 5I हो जाएगी, इसी तरीके। तो ये इसने ऑब्जर्वेशन किए क्या सर्किट के ऊपर, एक सिंपल सर्किट के ऊपर, कि as we will be changing the potential difference across the ends of the conductor, then in the same proportion, in the same manner, the values of electric current passing through this conductor will also be changing. So that's how he gave the law, which is called Ohm's law. According to Ohm's law, what we can write? The electric current passing through a conducting material through a circuit is directly depends on the applied potential difference across the ends of the conductor. That is, I is directly proportional to V. This is called the statement of Ohm's law. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा घुमा करके लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, V is directly proportional to I. इस यहाँ पर इसका बेसिक मीनिंग तो ये कि वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट में भी चेंज आ रहा है, तो वो वाइस वर्सा भी होगा। जब आप करंट चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज में चेंज आ रहा है बेसिकली, लेकिन करंट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, इसलिए मेन लिखने का तरीका ये रहता है। फिर हम इसको घुमा के लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि व्हेनेवर वी विल बी रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन सम कांस्टेंट कम्स, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको हम R बोलते हैं। R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। बहुत से लोग कहते हैं तो फिर सर यहाँ भी क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट 1/R बोलना पड़ता है, बस ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली जब जो भी लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट K आ गया तो K डायरेक्टली लिख देते हैं, फिर K की वैल्यू बाद में हम 1/R बोलेंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे, इतने नाटक करेंगे, उसकी जगह बिना नाटक किए ज्यादा हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। सो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, या कंडक्टिंग मटेरियल, एंड इट इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस ये भी चीज बिल्कुल माइंड में ध्यान रखनी है कि R है क्या एक्चुअल में, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से अगर R की वैल्यू निकालें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, V is equals to IR, याद रखना है, वैसे याद रहता है वीर, है ना। सो V is equals to IR, वीर बन गया, R is equals to क्या बनेगा, V upon I, being a constant, a proportionality constant, R की वैल्यू क्या बनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब द रेशियो ऑफ V upon I will always be constant। तो यही वो चीज है। आप यहां से देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जब V1 इज इक्वल टू लेट सपोज 10 वोल्ट था और उस टाइम लेट सपोज करंट थी मान लीजिए 2 एम्पियर या 2 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर कर लेते, ठीक। तो यहां से इस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, V अपॉन I, या इसको 20 की जगह 5 एम्पियर करता हूं ताकि रेशियो की फॉर्म में भी इजी कैलकुलेशन दे। सो V अपॉन I, V1 अपॉन I1, इट शुड बी 10 अपॉन 5, आंसर विल बी 2। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है सबको पता है वैसे भी,
ओम्स, है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 2 ओम्स। ये सारी चीजें छोटी छोटी पता है, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं इन चीजों को, ज्यादा इनमें डिटेल में बहुत ज्यादा ना जाकर के ऐसा यूनिट पहले बताऊं, ये सब पता है आप लोगों को। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया 20 वोल्ट। तो देखा गया है कि जो सर्किट के अंदर करंट है वो भी हो गई डबल 10 एम्पियर। और इस तरीके से जब आप R2 देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, V/I यानी कि 20/10। तो ये हमेशा यही वैल्यू रहेगी। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए इसकी वैल्यू 50 वोल्ट कर दी तो देखा गया कि जो करंट है वो भी यहाँ पर 25 एम्पियर हो गई थी। इस तरीके से कि यहाँ पर आंसर अभी भी 2 ओम ही बना रहे। तो यही बोला जा रहा है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ठीक है, सो इसको एक काम, जब आप लिखेंगे तो एक काम करना, पहले ये लिखना, लिखते टाइम आप थोड़ा सा लिखना R, where R is a proportionality constant, and it is said to be resistance of the circuit या of the conducting material, बहुत सी जगह सर्किट लिखा हुआ होता है बेसिकली, जो आप जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उसको बोला जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस है ना। दिस सेड टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। इट्स SI यूनिट इज ओम। क्यों बोला जा रही है SI यूनिट ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से आया, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो यहीं पे लिख देते हैं SI यूनिट of resistance, SI unit of resistance is ohm, OHM and symbol this one। ठीक है, हाँ भाई, जल्दी से you have to tell me dimensional formula, जल्दी से कीजिए, dimensional formula of M1 L1 T minus 3 A minus 2। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, M1 L2 L2 T minus 3 A minus 2। R इज इक्वल टू V/I। V का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था, M1L2 T minus 3 A minus 1। और नीचे फिर से एक और A1 आ गया, A1 ऊपर चला जाकर के क्या हो जाएगा, वापस -1 तो -2 हो जाएगा। सो वेरी गुड, सो M1L2 T minus 3 A minus 2 ये सबको आना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मूलाज, इसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट रेजिस्टेंस। की रेजिस्टेंस होता क्या है, ये सारे वो टॉपिक है जो आप 10th से पढ़ करके आए हैं, है ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो थोड़ा सा एक फिर भी मैं एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे हमें थोड़ी सी समझने में बाद में कुछ चीजों पे और आसानी हो जाएगी। लेट्स सपोज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ कंडक्टर लाइक मेटल, कॉपर, आयरन, मान लो कुछ भी मान लो, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ईच एटम इज, एटम को तो मैंने यहाँ शो ही नहीं किया, केवल उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मैंने शो किया है। ठीक है, एटम क्या है, मटेरियल के अंदर ही है, और वो एटम कहीं पे भी मूव कर नहीं सकते। एटम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने मटेरियल में इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था कि अभी रैंडम मोशन चल रही थी इनकी, इधर उधर, ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इनके इस कंडक्टिंग मटेरियल के दोनों एंड्स पर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें थ्रू अ बैटरी। सो मान लीजिए ये एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हमने इस बैटरी के थ्रू, ठीक, और लेट्स सपोज ये A और ये पॉइंट B, ए बी के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का अप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या, जैसे यहाँ पे A होगा तो ये पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये सब कुछ सीख चुके थे, इनकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगा। तो जिस टाइम ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगी तो ये इस वजह से ये, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर एक जबरदस्ती का फोर्स लगा है जो अप्लाइड हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना, इधर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और इधर नेगेटिव की कंसंट्रेशन के कारण। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। और जब ये मूव होंगे इनके जबरदस्ती वाले फोर्स से, यानी कि एक तरह से वही कि इनको घसीट रहे, खींच रहे, तो क्या होगा कि ये मूव करते करते अपनी वेलोसिटीज के साथ, किसी की कम होगी ज्यादा होगी,
वो उन सभी वेलोसिटी से, रैंडम वेलोसिटी से अपने आगे वाले, क्योंकि पहले तो ये इधर चल रहा था और ये मान लीजिए नीचे आ रहा था, तो ये जिस टाइम पे सीधा हो रहा था उस टाइम पे नीचे आ चुका था, तो ये टकराते जाएंगे एक दूसरे से, क्या होते जाएंगे, हिट होते हुए चले जाएंगे। तो इन हिट होने के कारण क्या होता कि अगर मान लीजिए शुरू से ही सिचुएशन ऐसी ही रही होती और इन सबकी स्पीड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती, तब तो कोई एक दूसरे से नहीं टकराता। भाई ये हो गई ये दो चीजें, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कहीं पे भी रहे ये हमेशा जितनी भी डिस्टेंस में मूव करवा दूं ये एक दूसरे के से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, कभी इनके बीच में कोलिजन होगी नहीं, कभी भी इनके बीच में कोलिजन होगी नहीं। कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि एक की स्पीड और दूसरे की स्पीड डिफर हो, तो वही चीज होता है। अगर इनके अंदर डायरेक्शन और स्पीड सेम हो रही होती, डायरेक्शन जरूर सेम हो चुकी है, स्पीड सेम नहीं हुई है, हर एक इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी थी, हर एक की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अलग अलग तरीके से लग रहा है। तो आप सोचने के लिए कह सकते हो कि जितना इधर से लग रहा है उतना उधर से लग रहा है, लेकिन फिर भी इनिशियली इनकी वेलोसिटीज रैंडम थी। यहाँ पे फोर्स लगा करके आपने सिर्फ इनकी डायरेक्शन को चेंज करवाया। ये ठीक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक बाइक या कार इधर चल रही है और उस पर इधर से आकर के एक जबरदस्ती किसी ने, कार ने या ट्रक ने टक्कर मार दी, तो अब टक्कर मार दी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना, इसकी स्पीड तो थी, तो इसकी स्पीड थोड़ी एकदम से पूरी की पूरी इस ट्रक की स्पीड जितनी हो जाएगी, जो भी स्पीड थी वो उसके साथ बढ़ेगी। अब ये डिपेंड करेगा टक्कर आगे से हुई है पीछे से हुई है जैसे भी है, तो मेन जो फोर्स लगा है उसने तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम किया, लेकिन इनकी स्पीड सभी की डिफरेंट है। इस वजह से क्या होगा, ये हमेशा बीच बीच में कोलाइड करते रहेंगे। दिखाने को ये कम है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से हर एक ये बीच बीच में टकराते जाएंगे। अगर नहीं टकरा रहे होते तो क्या होता, हर 1 सेकेंड के अंदर, मान लीजिए इस गेटवे से, गेटवे किसको बोल रहे हैं, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है वायर के थ्रू आउटर सर्किट में, तो यहां से मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ जा सकते थे, तो हमने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, तो आई की वैल्यू हो जाती I is equals to Q by T, NE by T, तो हम लिखते हैं 10E by 1 सेकेंड। तो 10E जितना करंट जनरेट होती, 10E जितनी एम्पियर, ठीक है, 10 into 1.6 10 to the minus 19 एम्पियर इतनी करंट जनरेट होती हर 1 सेकेंड पर, क्योंकि इनके बीच में टक्कर होनी नहीं है। अगर टक्कर होती नहीं, स्पीड वगैरह डायरेक्शन सेम हो जाए, तो हर 1 सेकेंड पर इससे हर बार 10-10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते, 10-10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी स्पीड डिफरेंट है, तो हर 1 सेकेंड में कभी 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो कभी 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कभी 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इसका मतलब हुआ ये कि जो करंट का स्टेडी फ्लो होना चाहिए था एक्चुअल में, मतलब आनी चाहिए ये 10, ये गेटवे है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इससे आसानी से निकल जाए। तो मान लीजिए कि निकल 10 इलेक्ट्रॉन ही रहे, तो किसी ने कह दिया कि 1 सेकेंड में या तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहे हैं उसके हिसाब से बताओ। दो सिचुएशन है, या तो पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हर पर सेकेंड में अगर टाइम को मैं कांस्टेंट मान लूं कि 1 सेकेंड में बताऊं, तो हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो रहे होंगे, तो जनरली कोलिजन के कारण फिर 10 पहुंचेंगे नहीं, मैक्सिमम 10 पहुंच सकते थे, तो 10 से हमेशा कम रहेगी। इसका मतलब करंट अपनी एक्चुअल वैल्यू से डिक्रीज हो गई, उतनी नहीं पहुंच रही। इसका मतलब हमने बोल दिया एक तरह से ये ऐसी चीज हो गई कि करंट के फ्लो में हमने कोई बैरियर लगा दिया, कोई अपोजिशन लगा दिया कि नहीं भैया 10 ही जितनी करंट हम फ्लो नहीं होने दे रहे। ये किस लिए नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनके बीच में कोलिजन है। किसी ने कहा नहीं सर टी के रेस्पेक्ट में मत समझाओ, ये बताओ कि अगर मैं हर बार पूछूं कि 10 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं, तो उस बेस पे समझाए, तो उस बेस पे हम क्या समझाएंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन की वेट किया जाए, यानी कि मैं वेट करूं, एक तो 1 सेकेंड में निकलते अगर सेम स्पीड से होते, तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी मैं बाहर जाने दूंगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बाहर जाने दूंगा। तो हो सकता था यहां से यहां तक आने में 10 इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड लगता है, लेकिन कोलिजन के कारण अब टाइम बढ़ जाएगा, अब टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री, क्या भाऊ किसका माइक ओपन है भाई? तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने कांस्टेंट कर दिया, तो आपने देखा कि टाइम इंक्रीज हो गया, और टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ऊपर की चीज बढ़ेगी तो करंट वापस कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हमने करंट को कांस्टेंट रखा हो या फिर नंबर ऑफ चार्जेस को कांस्टेंट रखो या टाइम को कांस्टेंट रख करके हम इस सिचुएशन को देखें, हमें पता चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोलिजन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दे विल टेक ईच एंड एवरी टाइम द डिफरेंट टाइमिंग।
more time or less number of electrons will pass through in a particular time. That's how the current from its actual value would be decreased. That means the current is facing some kind of barrier. It is just like in the situation कि कार जा रही है रोड पर, वहां पे अचानक से स्पीडो ब्रेकर आ जाते, तो आपको ना चाहते हुए भी स्पीडो ब्रेकर के वहां पर ब्रेक लगाने पड़ते हैं, स्पीडो ब्रेकर्स है ना, स्पीडो ब्रेकर्स। तो स्पीड को ब्रेक करने वाली चीज हमने यहाँ हमने क्या कर दिया, बैरियर्स लगा दिए, तो वही स्पीड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, जिसका मतलब हमने बोल दिया कि ये जो कॉलिजन्स हैं ये करंट के बीच में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, बैरियर पैदा कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं। इस अपोजिशन, इस बैरियर को ही नाम दिया गया है क्या, रेजिस्टेंस। साथ ही साथ ना सिर्फ ये खुद इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एटम्स वगैरह भी तो एक ही जगह मौजूद है, वो उन एटम्स से भी तो टकरा रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनका भी मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जो आउटर शेल वाले के अंदर या आउटर मटेरियल पे लाई कर रहे हो, हालांकि जनरली उसको कंसीडर नहीं करते, यहीं पे सही समझ में आ जाता है। इस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो करंट है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम हो गई। तो इस कोलिजन के कारण करंट की वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यू से कम होने को होनी चाहिए थी V के कारण, पता था कि भैया 10 एम्पियर आनी चाहिए थी, 10 एम्पियर आनी चाहिए या 10 ई जितनी आनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतने का अप्लाई किया है तो 10 ई का मतलब ये है कि इधर से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 10 ई से कम रहे। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन से कोलिजन्स के कारण, ठीक है। सो such barrier, such opposition in the flow of electric current through a conductor is called the resistance of that conductor. ये रेजिस्टेंस किसका बोला जाएगा? बैटरी का तो नहीं बोल रहे, बैटरी का खुद का अलग से होता है। अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फ्लो किसके अंदर, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि फ्लो के अंदर करंट जितनी होनी चाहिए, करंट का जितना फ्लो होना चाहिए, उस फ्लो उस वैल्यू से उस वैल्यू से करंट का जो फ्लो है वो कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। जिस चीज में हो रहा है वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये चीज मैं बैटरी की बात करूंगा, बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आगे चल के बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में सभी में होगा रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस? द नंबर ऑफ collisions among the electrons while applying the potential difference. This is called the resistance, ठीक है। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तो जब कुछ देख ही लिया है तो अब इसके फैक्टर्स की चर्चा करें, डिस्कस करें इसको। तो उसके लिए थोड़े से कुछ डायग्राम्स अलग देख लेते हैं। अब ये मान के चलना है भाई बैटरी वगैरह लगी हुई है और फॉर्मूला आपके पास है। इस फॉर्मूले को माइंड में बिठा करके रखना है। I = Q/T, बोले तो Ne/T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कि अगर एक कंडक्टर ये है और दूसरा सेम कंडक्टर, मतलब चाहे आयरन का ही मानो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ जिससे पहले से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे तो इससे भी 10 इलेक्ट्रॉन से पास होनी चाहिए, लेकिन मैंने इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम इनको कंपेयर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबके फिक्स कर देते हैं। तो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता हूं साहब, सभी इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके पहले कंपैरिजन 1 इलेक्ट्रॉन से करते हैं, फिर बाकी का तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर 1, 2 या 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ये जितने दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, ब्रॉड नहीं है ये, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है। सो साहब हमने क्या किया, उल्टा बना दिया, इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं। हालांकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए जा सकते हैं, कोई ना। तो मैंने यहाँ पर ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम मान लिया कि इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बना दिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें ये नोट करना है, और इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं मान रहे हैं अभी, समझने के लिए कि क्या लेंथ का फर्क पड़ रहा है क्या। सेम कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसकी लेंथ L1 हो गई और इसकी लेंथ L2 हो गई।
ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि L2 इज ग्रेटर देन टू L1, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं L1 को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, सिर्फ वैल्यू के हिसाब से, ताकि हमें समझ में आता रहे। ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, लेट्स सपोज, और मैंने सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। इस तरह से अभी मान रहा हूं कि इनके बीच में कॉलिजन नहीं होगा और कहीं पे भी कोई नहीं है, यानी कि आराम से खाली रोड है और ये 4-5 ही बंदे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। दोनों का मटेरियल आयरन का ही मान लो या कॉपर का मान लो, ठीक। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये बी हो गया, दोनों वायर्स का स्टार्टिंग पॉइंट बी है। बी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है और सबको मैंने सेम स्पीड भी दे दी साथ। अगर यहां पर मैंने सेम स्पीड दे भी दी तो करंट यहां से जब बाहर निकलेगी सर्किट के अंदर, तो बताइए कि क्या सेम वैल्यू की करंट सर्किट में बोली जाएगी या डिफरेंट वैल्यू की सर्किट में बोली जाएगी अगर इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? तो जल्दी से बताइए। और इसमें इस क्रॉस सेक्शन से, हाँ भाई, सेम होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। 1 सेकंड, हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये सभी की सभी, इनकी सबकी स्पीड कितनी कंसीडर कर ली, 10 मीटर पर सेकंड, इनकी भी 10 मीटर पर सेकंड, और इसका मतलब क्या है 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस, और हमने लेंथ ही 10 मीटर ले रखी, तो 1 सेकंड में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे। सभी कितने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन 10 मीटर की डिस्टेंस, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहे होंगे, यानी कि 4 सेकंड में बाहर निकल गए। लेकिन यही 4 इलेक्ट्रॉन ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो 1 सेकंड बाद दोनों को एक साथ रिलीज करें तो भी यही पहुंचेंगे। अभी तो इन्होंने अपना कंडक्टिंग मटेरियल पास ही नहीं किया। यहां जब ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, लेकिन इनको टाइम डबल लग चुका होगा, 2 सेकंड लग चुका होगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या कर दिया हमने इस फैक्टर के अंदर, नंबर ऑफ चार्ज, कि भाई क्रॉस सेक्शन से हाउ मच चार्ज इज कमिंग आउट, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन उससे भी आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन उससे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसकी करंट कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, मैं जनरल रिजल्ट बोल दूं क्या इस एग्जांपल के थ्रू, जब भी जिसकी भी इसके कंपैरिजन में जो लेंथ ज्यादा होंगी, क्या हमेशा उनके अंदर टाइम ज्यादा ही लगना है क्या? टाइम ज्यादा ही लगना है क्या? अगर बिल्कुल एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। और अगर टाइम ज्यादा लगा तो क्या करंट कम हो जाएगी? क्या करंट कम हो जाएगी? यस सर, यस सर, ठीक है। इसका मतलब करंट कम हो जाएगी, तो और करंट कम हो जाएगी वाला फैक्टर रेजिस्टेंस को डायरेक्टली बताता है। क्या रेजिस्टेंस वही है क्या कि रेजिस्टेंस का मतलब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? देखो R = V/I। अगर Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस किसी सिचुएशन में कांस्टेंट रख लूं मैं, किसी सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां पर दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दूं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना है, ठीक है। ओम्स लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन आपने यहां पर कंडक्टर चेंज कर दिया। ओम्स लॉ बात करता है एक ही कंडक्टर की, कंडक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हो। कंडक्टर का मतलब ना उसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी चीज को चेंज नहीं करते। V और I को चेंज करने के लिए आप सिर्फ बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हो, तो I में चेंज आ रहा है। ये कंडक्टर की लेंथ, एरिया, ये कोई सी भी चीज चेंज नहीं करी थी। लेकिन क्या यहां पर मैंने कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दी? क्या लेंथ चेंज कर दी तो इसका मतलब पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर हमने बोल दिया कि यहां पर पोटेंशियल को अगर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं दोनों सिचुएशन में 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्योंकि कंडक्टर ही चेंज कर दिया, तो उस सिचुएशन में R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट, या ये बोल दूं जिसके अंदर करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्या इस सिचुएशन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो करंट कम हुई है, और करंट कम हुई है तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं क्या कि जो लेंथ वाले रेजिस्टेंस होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, यस और नो? क्योंकि करंट हर बार उतनी कम आएगी। यस सर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फैक्टर्स जिन पर करंट रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है उसमें से वन ऑफ द फैक्टर हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ बढ़ने पर करंट हो जाएगी उतनी कम। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा।
वन ऑफ द फैक्टर। तो यहां से हम पहुंचे इस सिचुएशन पे, पहले हमने देखा टाइम ज्यादा लगा, इस वजह से करंट कम हुई। जिसमें करंट कम होती है तो एक तरह से रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है, तो हमने बोला कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर। इसका मतलब लॉन्ग वायर का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया हो और एक हाफ हो, या मतलब उससे शॉर्ट वायर हो, सेम वायर है ना, ये देख लीजिए, ये दोनों वायर, बस कलर का डिफरेंस है, यहाँ पर कलर का डिफरेंस है, ठीक है। एक वायर ये है और एक वायर ये है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कलर डिफरेंट है। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर अभी मान करके चल लें थोड़ी देर के लिए, तो भी टाइम ज्यादा लगता है। इनफैक्ट इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अच्छा, अब कोई कहेगा कि सर एक्चुअल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होने, तो करंट फिर इससे ज्यादा आनी चाहिए, यस और नो? इसके कंपैरिजन में ये शॉर्ट वायर है और ये लॉन्ग वायर है, ये तो आपने ऐसे समझा दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप यहाँ पर बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहां तक में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है x इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे 2x इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए, तो फिर करंट डबल हो जाएगी, तो वापस से वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन दो कि फिर करंट कम क्यों आ रही है, कौन बोलेगा? ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है कि भले ही यहाँ 100 है या 200 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके अंदर कोलिजन्स इतने हो गए कि अगर बिना कोलिजन के जाते तो 1 सेकंड लगना था, कोलिजन्स के साथ गए तो 5 सेकंड लगे फर्स्ट वाले में। इसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 200 हो गए, इससे डबल, और यहाँ पे टाइम भी डबल लगना चाहिए था, आइडियली 5 का 10 होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर उसकी कंपैरिजन में कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो गए, तो डोमिनेटिंग फैक्टर आ गया कि 5 सेकंड की जगह या 10 की जगह डबल से भी थोड़ा और ज्यादा लग गया, तो ओवरऑल करंट यहाँ पे कम आई। तो ध्यान रखना हमेशा, जब भी लेंथ होगी ज्यादा करंट हो जाएगी कम, करंट हो गई कम इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा, तो इनडायरेक्टली बोल दें कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। लॉन्ग वायर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कंडक्टर के लिए, तो जो होगा लॉन्ग रेजिस्टेंस, और जो लॉन्ग वायर उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, और वो फैक्टर लेते हैं, देखिए अब बार बार हम कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट कर दे और लेंथ को सेम रखें तो अब कंपैरिजन कैसे चलेगा? तो देखो अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कैसे कम चलेगा, तो इसमें तो अब मैंने ये भी सिचुएशन बनाती कि भले ही पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते, ठीक है, तो भी यहाँ पर नेट इफेक्ट इसका आना था लेंथ का। अब देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा होने से क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्राउडीनेस लेकर के आता हूं, वही प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो ऐसे पूरे ये इलेक्ट्रॉन सब जगह पर है यहाँ पर। अब मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया कर दिया थोड़ी देर के लिए डबल, एरिया कर दिया डबल। और समझने के लिए हमने बोला कि यहां पर मान लीजिए एक लाइन के अंदर ये 5-6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, वर्क फंक्शन नाम की चिड़िया हम पढ़ ही चुके हैं, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन शेल के अंदर लाने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ ये मैं वर्क फंक्शन के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने लेट सपोज 100 जूल दिया वर्क फंक्शन 1 जूल के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 100 जूल दिया तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसको भी 100 जूल ही वर्क फंक्शन दिया तो इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके अंदर तो 100 इलेक्ट्रॉन्स ये सारे में मान लो, और इसमें भी ये सारे के अंदर 100 मान लो। इसके अंदर तो ये 15 के आसपास दिख रहे हैं, यहाँ पे 7-8 ही दिख रहे, 5-7 ही दिख रहे होंगे आपको। अब ये 100 के 100 अगर ध्यान से देखें तो अपने मिनिमम रिपल्शन के कारण थोड़ा सा जितनी क्राउडीनेस यहाँ पर है उससे इनको थोड़ी सी आसानी मिल गई कि फैल करके चल सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे के अंदर आप इलेक्ट्रॉन मान लो, लेकिन इनके बीच में जगह का गैप अच्छा खासा हो जाएगा। तो जल्दी से ये सोच करके खुद बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स और इसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स किसमें कम और किसमें ज्यादा होंगे, कि दोनों में बराबर रहेंगे अभी भी? तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड।
तो जब इनको ट्रेवल करवाएंगे तो क्या नंबर ऑफ कोलिजन सब दोनों में सेम बनेंगे कि किसी में ज्यादा किसी में कम? तो सभी को समझ में आता है इतना कि ऊपर वाले में ज्यादा कोलिजन्स होंगे, नीचे वाले में कम। ये ठीक वैसे जैसे नैरो स्ट्रीट हो गई है ना, हमारे जो सिटीज के अंदर जो छोटी छोटी गलियां होती है ना, उसके अंदर आपको ट्रैवलिंग करवानी हो, ठीक, और कोई एकदम नेशनल हाईवे आ गया तो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो भैया इनके पास अच्छी खासी स्पेस है, लेंथ सेम रख रखी है, तो इनको पास होने में कोलिजन्स होने के कारण, कंटिन्यूएशन में कोलिजन होने के कारण, ठीक वैसे जैसे चौमुखा बाजार के अंदर अगर यहाँ पे ये आप एकदम सेम स्पीड पे बाइक लेकर के जाओगे, कितनी फास्ट लेकर के जाने की कोशिश करो, नंबर ऑफ अगर व्हीकल्स बहुत ज्यादा है तो आपको सेम स्ट्रीट 10 मीटर की स्ट्रीट को ट्रेवल करने के अंदर लगभग आपको 10 सेकेंड्स लग जाएंगे, जबकि यहीं पे सेम स्ट्रीट 10 मीटर की ट्रेवल करने में 2 सेकेंड लग जाएंगे। 2 सेकेंड में जुम आप निकल जाओगे। यहाँ पे जुम करके नहीं निकल सकते, बीच में कोई कार फंस गई तो भैया तोते उड़ गए, आप बैठे रहो पीछे, एक तरफ से इधर से कार आ गई, एक तरफ से इधर से कार आ गई, उधर से भी बाइक वगैरह आ रही है, इधर से भी आ रहे हैं, भैया फंस गए आप जाम में, वही जाम है ये। तो यहाँ पे ये ब्रॉड हाईवे, आराम से करंट पास होगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या ये बोल दूं कि जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज करूंगा करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकेंड में। अगर करंट इंक्रीज होगी तो इसका रेजिस्टेंस, जिसके अंदर करंट ज्यादा, उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हुआ होगा पहले के कंपैरिजन में। सब कुछ कंपैरिजन चल रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि रेजिस्टेंस एरिया पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? सो इनवर्सली। सो ये दो हो गए मेन फैक्टर्स जिन पर लेंथ और एरिया, इन्हीं के अंदर आप चेंज कर सकते हो, है ना। सेम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तब, क्योंकि फिर कंडक्टर ही डिफरेंट कर दिया तो फिर तो नो डाउट कि उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करना ही करना है। तो इन जनरल एक सेम कंडक्टर की किन चीजों को चेंज किया जा सकता है, लेंथ और एरिया को। तो इस हिसाब से जो फैक्टर्स हैं ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको रीड कैसे करते हैं हम? R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, या R is directly proportional to 1 upon A। तो ये चीज क्या लिख रहा हूं मैं? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल लिखता हूं, है ना, ऑफ अ कंडक्टिंग मटीरियल, ऑफ अ कंडक्टिंग मटीरियल, यानी कि सेम मटीरियल की बात कर, डिपेंड्स ऑन। तो किन किन पर डिपेंड कर रहा है? R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। तो अगर हमने यहाँ पर इनको दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L by A। फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, फिर से एक कांस्टेंट आएगा, ये इसको क्या, ये इसको बोलते हैं रो। R is equals to रो L upon A। ये भी आपने 10th ग्रेड में पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं बताई है मैंने, ठीक है। जिनको एक्सप्लेनेशन पता थी बहुत अच्छी बात है, यही एक्सप्लेनेशन 10th में भी दी जाती है। नहीं पता थी, सीख लिया होगा तो वो पता चल जाना चाहिए। सो वेयर रो इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल और कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी कहां, रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये है क्या बेसिकली? Rho is proportionality constant, ये भी proportionality constant है, proportionality constant, and it is called specific resistance or resistivity of the material, specific resistance or resistivity of the material, specific resistance or resistivity of the material, resistivity of the material, ठीक है। सो गिवन मटेरियल, ये हो गया आपका क्या, रेजिस्टेंस का काम। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? एक व्हाट इज रेजिस्टेंस? दैट अपोजिशन, रेजिस्टेंस इज दैट physical quantity which gives us the effect of opposition in the flow of electric current through a conducting material, है ना। यानी कि simply the barrier or opposition provided
by some physical quantity in the flow of electric current passing through a conductor is called its resistance, है ना?